कभी सोचा है कि काली मिर्च और लौंग जैसी छोटी छोटी चीजों ने हिंदुस्तान का पूरा इतिहास कैसे बदल दिया? आज हम जिस कहानी में उतर रहे हैं वो मसालों की खुशबू से शुरू होती है पर खत्म एक विशाल साम्राज्य की दहलीज पर जाकर होती है। हम जानेंगे कि कैसे मसालों की खोज यूरोपीय शक्तियों को भारत खींच लाई। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं बल्कि भारत पर कब्जे के लिए एक लंबी और खूनी लड़ाई की शुरुआत थी। हमारी यह पड़ताल आधुनिक भारत के इतिहास पर बिपिन चंद्रा की किताब के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आधारित है। बिल्कुल। और इस किताब की मदद से हम उन तारों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो मसालों के बाजारों से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक जाते हैं। हम समझेंगे कि वो कौन सी आर्थिक और राजनीतिक वजहें थी जिन्होंने पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को हजारों मील दूर भारत आने पर मजबूर कर दिया। और देखेंगे कि उन अहम पलों में क्या हुआ जिन्होंने सत्ता का पर्दा हमेशा के लिए एक तरफ झुका दिया और भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। तो चलिए कहानी की एकदम जड़ से शुरू करते हैं। यूरोप मसालों के लिए इतना बेचैन क्यों था? मतलब आज हमें ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। आज अजीब लगता है, लेकिन उस जमाने में ये जिंदगी और मौत का सवाल था। बिपिन चंद्रा की किताब में इसका बड़ा अच्छा जिक्र है। यूरोप में सर्दियां बहुत लंबी और कठोर होती थीं। जानवरों को खिलाने के लिए चारा कम पड़ जाता था, इसलिए सर्दियों की शुरुआत में ज्यादातर जानवरों को काट दिया जाता था। अब इतने सारे मांस को साल भर चलाने के लिए उसे नमक लगाकर रखना पड़ता था। और नमक लगा हुआ मांस तो बेस्वाद हो जाता होगा। उसे खाने लायक बनाने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल सही। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, ये सब उस मांस को स्वादिष्ट बनाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17वीं सदी तक औसत यूरोपियन खाना भी भारतीय खाने जितना ही मसालेदार हुआ करता था। लेकिन एक दिक्कत थी, ये मसाले यूरोप में उगते नहीं थे। नहीं, तो ये आते थे भारत और इंडोनेशिया से, लेकिन बहुत लंबे और घुमावदार रास्तों से। पहले अरब व्यापारी इन्हें समुद्र के रास्ते लाल सागर या जमीन के रास्ते मध्य एशिया तक लाते। वहां से इटली के वेनिस और जनोवा जैसे शहरों के व्यापारी इन्हें खरीदकर पूरे यूरोप में बेचते थे। हर पड़ाव पर टैक्स लगता था, हर व्यापारी अपना मुनाफा जोड़ता था। मतलब एक चुटकी काली मिर्च यूरोप पहुंचते पहुंचते सोने के भाव बिक्री होगी। हाँ, बिल्कुल करीब है। कीमतें आसमान छू रही थीं। और फिर 1453 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे सिस्टम पर ताला लगा दिया। उस्मानी तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर लिया, जो यूरोप और एशिया के बीच का मुख्य जमीनी रास्ता था। अब तो पुराने रास्ते लगभग बंद ही हो गए। तो एक तरफ मसालों की जबरदस्त जरूरत थी, दूसरी तरफ रास्ते बंद हो गए थे, और वेनिस जनोवा की दादागिरी भी थी। ये तो एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। सही कहा। और इसी तूफान के बीच से स्पेन और पुर्तगाल जैसे नए देश रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पुनर्जागरण काल की नई तकनीक थी, बेहतर जहाज, दिशा बताने वाले नए यंत्र, और साथ में थी भारत की अकूत दौलत की कहानियां जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। और इसी माहौल में वास्को डी गामा निकला 1498 में। वो अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और जो मुनाफा उसने कमाया उसने तो यूरोप में आग ही लगा दी। किताब के मुताबिक उसकी यात्रा के कुल खर्च से 60 गुना ज्यादा कीमत पर उसका लाया हुआ माल बिका। 60 गुना? ये इतना बड़ा मोड़ था कि मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने लिखा था कि अमेरिका की खोज और भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज मानव जाति के इतिहास की दो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी घटनाएं थीं। इसने दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस नए रास्ते से आने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे। उन्होंने यहाँ आकर क्या किया? क्या वे सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे या उनके इरादे कुछ और थे? वे आए तो व्यापारी बनकर थे, लेकिन उनके तरीके मतलब व्यापारियों वाले बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कोचीन, गोवा, दमन और दीव में अपनी बस्तियां बसाईं, लेकिन शुरू से ही उनका एक हाथ तराजू पर था और दूसरा तलवार पर। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नौसेना। अच्छा। उनके जहाजों पर तोपें लगी होती थी, जो उस वक्त भारतीय जहाजों के पास नहीं थी। मतलब समुद्र के वो सिकंदर थे। जमीन पर भले ही मुगल बादशाहों का राज था, लेकिन पानी पर पुर्तगालियों का। बिल्कुल। और उन्होंने इस ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि भारत के राजा महाराजा आपस में ही लड़ रहे हैं, जैसे कालीकट और कोचीन के शासकों में दुश्मनी थी। पुर्तगालियों ने कोचीन के राजा का साथ दिया और कालीकट को कमजोर कर दिया। अच्छा, तो फूट गालो और राज करो की नीति अंग्रेजों से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, और किताब में उनके क्रूर तरीकों का भी जिक्र है। हाँ, उनके तरीके बेहद क्रूर थे।
उन्होंने समुद्र पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए अरब व्यापारियों के जहाज़ों को लूटा, डुबोया और हजारों लोगों को बेरहमी से मार डाला। अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम के उनके गवर्नर ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और फिर ईरान के होर्मुज से लेकर मलेशिया के मलक्का तक पूरे हिंद महासागर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जैसा कि एक इतिहासकार जेम्स मिल ने लिखा है, पुर्तगालियों का मुख्य पेशा व्यापार था, लेकिन अगर रास्ते में लूटपाट का मौका मिलता तो उन्हें कोई परहेज नहीं था। और उनकी धार्मिक कट्टरता, वो तो और भी भयानक थी। जी, उनका एक ही नारा था, ईसाई बनो या तलवार का सामना करो। उन्होंने गोवा में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, मंदिर मस्जिद तोड़े। ये बात भारत के लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, जहां सदियों से अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते आए थे। इतनी नफरत और क्रूरता के बावजूद वो यहाँ लगभग एक सदी तक कैसे टिके रहे? इसकी 3 मुख्य वजहें थीं। पहली, जैसा आपने कहा, समुद्र पर उनका पूरा कंट्रोल था। दूसरी, उनके सैनिकों में अनुशासन बहुत कड़ा था। और तीसरी, वे ज्यादातर दक्षिण भारत में सक्रिय थे, जो उस वक्त दिल्ली में बैठे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सीधे असर से थोड़ा दूर था। लेकिन उनका पतन भी उनकी इन्हीं नीतियों में छिपा था। कैसे? उनकी आबादी कम थी, उनका प्रशासन भ्रष्ट हो चुका था और जल्द ही जहाज बनाने के तकनीक में दूसरी यूरोपीय ताकतें उनसे आगे निकल गईं। तो पुर्तगालियों का दबदबा हमेशा नहीं रहने वाला था, और कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1588 में समंदर में एक बड़ी जंग हुई, जिसने पुर्तगाल और उसके साथ ही स्पेन की कमर तोड़ दी। हाँ, जब इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्माडा नाम के उस वक्त के सबसे बड़े जहाजी बेड़े को हरा दिया। इस एक जीत ने डचों और अंग्रेजों जैसी नई ताकतों के लिए भारत आने के रास्ते खोल दिए। डच तो पहले से ही माहिर व्यापारी थे। उन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये कोई आम कंपनी नहीं थी। डच सरकार ने इसे अपनी सेना रखने, युद्ध करने, संधियां करने और जमीन पर कब्जा करने तक के अधिकार दे दिए थे। मतलब एक कंपनी जो एक सरकार की तरह काम कर सकती थी? बिल्कुल। वैसे तो डचों की ज्यादा दिलचस्पी इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में थी, लेकिन उन्होंने भारत में भी सूरत, कोचीन जैसी जगहों पर अपने अड्डे बनाए और पुर्तगालियों से श्रीलंका भी छीन लिया। और फिर मैदान में आए अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और बिपिन चंद्र की किताब में एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम खुद इस कंपनी की एक हिस्सेदार थी। सोचिए, ये कोई मामूली व्यापारिक सौदा नहीं था। जब देश की रानी खुद पैसा लगा रही हो, तो मतलब साफ है कि ये सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं, एक राष्ट्रीय मिशन था। अंग्रेजों ने भी पहले इंडोनेशिया जाने की कोशिश की, लेकिन डचों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। तब जाकर उनका पूरा ध्यान भारत पर केंद्रित हुआ। और भारत में उस वक्त मुगलों का राज था, बादशाह जहांगीर। हाँ, तो अंग्रेजों ने उनसे रिश्ते कैसे बनाए? 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। शुरू में उसका बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन दरबार में पहले से मौजूद पुर्तगाली सौदागरों ने बादशाह के कान भर दिए और हॉकिंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अंग्रेजों को एक बात साफ समझ में आ गई, अगर मुगल दरबार में अपनी जगह बनानी है तो पहले पुर्तगालियों का कांटा निकालना होगा। और उन्होंने ये काम अपनी नौसेना से किया। 1612 और 1614 में उन्होंने सूरत के पास समुद्र में पुर्तगाली बेड़े को बुरी तरह हराया। इन जीतों ने मुगलों को बहुत प्रभावित किया। अब मुगलों की जमीनी ताकत तो बहुत थी, पर उनके पास अच्छी नौसेना नहीं थी। उन्हें लगा कि अंग्रेज पुर्तगालियों के समुद्री लूटपाट से छुटकारा दिलाने में काम आ सकते हैं, तो मुगलों ने सोचा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी बदले हुए माहौल में 1615 में सर थॉमस रो राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए, और उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो आने वाले 200 सालों के लिए अंग्रेजों का प्लेबुक बन गई। उन्होंने दोहरी नीति अपनाई, एक हाथ में दोस्ती का पैगाम और दूसरे हाथ में छिपी हुई तलवार। वो जहांगीर के सामने गिड़गिड़ाते थे, रियायतें मांगते थे, लेकिन साथ ही समुद्र में मक्का जाने वाले भारतीय जहाजों को रोककर और परेशान करके दबाव भी बनाते थे। किताब में रो का एक बड़ा मशहूर वाक्य है। उसने कहा था, मैं जानता हूं कि इन लोगों से बर्ताव करने का सबसे अच्छा तरीका एक हाथ में तलवार और दूसरे में संधि पत्र लेकर ही हो सकता है। ये धमकी और बातचीत की मिलीजुली नीति भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों का एक स्थायी पैटर्न बन गई। और ये नीति काम कर गई। अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्रियां खोलने का फरमान मिल गया। उन्होंने पुर्तगालियों को लगभग बाहर कर दिया था और डचों से भी समझौता हो गया था कि वो इंडोनेशिया संभालें और अंग्रेज भारत। तो पुर्तगाली किनारे हो गए, डच इंडोनेशिया में व्यस्त हो गए। अंग्रेजों के लिए तो मैदान लगभग साफ था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। एक आखिरी और शायद सबसे तगड़ा खिलाड़ी अभी मैदान में उतरने वाला था। फ्रांसीसी
1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और अगले कई दशकों तक भारत की जमीन पर कब्जे के लिए आखिरी और सबसे भयंकर लड़ाई इन्हीं दो ताकतों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई। इन दोनों कंपनियों में क्या फर्क था? से सरकार के कंट्रोल में थी, वो सरकारी मदद पर टिकी थी और उसके अधिकारी लंबी सोच रखने के बजाय जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे। फ्रांस की कमजोर होती राजशाही का ये कंट्रोल ही आखिर में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। और 1740 के दशक में इन दोनों की दुश्मनी खुलकर लड़ाई में बदल गई। उस वक्त फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले एक बहुत ही चतुर और दूर की सोचने वाला इंसान था। उसने 1746 में अंग्रेजों से मद्रास शहर छीन लिया। इसके बाद एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने इतिहास बदल दिया, सेंट थॉम की लड़ाई। कर्नाटक के नवाब, जो उस इलाके का शासक था, उसने फ्रांसीसियों को अपनी जमीन पर लड़ने से मना किया। जब वे नहीं माने तो नवाब ने अपनी 10,000 सैनिकों की विशाल सेना भेज दी। 10,000 सैनिक? और फ्रांसीसी कितने थे? सिर्फ 230 यूरोपी और 700 भारतीय सैनिक, जिन्हें उन्होंने अपनी तरह से ट्रेनिंग दी थी। कुल मिलाकर 1,000 से भी कम। लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। नवाब की 10,000 की सेना बुरी तरह हार गई। एक मिनट, ये कैसे हुआ? 10,000 की फौज को सिर्फ 1,000 लोगों ने हरा दिया? क्या सिर्फ उनके हथियार बेहतर थे या कोई और वजह थी? हथियार तो बेहतर थे ही, लेकिन असली वजह थी अनुशासन और रणनीति। इस लड़ाई ने यूरोपीय लोगों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, जो बिपिन चंद्रा की किताब में साफ लिखा है। एक छोटी, अनुशासित और आधुनिक हथियारों वाली पश्चिमी सेना एक बहुत बड़ी और पुराने तरीके से लड़ने वाली भारतीय सेना को बड़ी आसानी से हरा सकती है। यही सोच भारत पर उनकी जीत का आधार बनी। और डुप्ले ने इस सबक का तुरंत इस्तेमाल किया। उसने एक नई रणनीति बनाई। हाँ, डुप्ले को समझ आ गया कि भारत के नवाब और राजा गद्दी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना इन लड़ाइयों में दखल दिया जाए। एक शहजादे का साथ दो, उसे अपनी छोटी मगर असरदार सेना से जितवाओ और बदले में उस नए नवाब से पैसा, जमीन और व्यापार के अधिकार हासिल कर लो। वाह, मतलब ये तो जीनियस प्लान था। भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाओ, एक की मदद करो और फिर विजेता से अपना इनाम वसूल लो। और शुरुआत में ये प्लान जबरदस्त कामयाब रहा। डुप्ले ने कर्नाटक और हैदराबाद में अपने पसंदीदा लोगों को नवाब बनवाया और बदले में फ्रांसीसी कंपनी मालामाल हो गई। उन्हें उत्तरी सरकार जैसे बड़े और उपजाऊ इलाके मिले। एक वक्त तो ऐसा लगा कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य बनना तय है। लेकिन अंग्रेज चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी फ्रांसीसी रणनीति की नकल की और दूसरे शहजादों का साथ देना शुरू कर दिया। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की, जो उस वक्त कंपनी में महज एक क्लर्क था। 1751 में जब फ्रांसीसी सेना त्रिचिनोपोली में अंग्रेजों के एक सहयोगी को घेरे हुए थी, क्लाइव ने एक बेहद साहसी कदम उठाया। वो सिर्फ 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सिपाही लेकर सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकॉट पर हमला करने निकल पड़ा। और इस एक चाल ने पूरा खेल पलट दिया। बिल्कुल। फ्रांसीसियों को त्रिचिनोपोली का घेरा उठाकर आरकॉट बचाने के लिए भागना पड़ा और वे हार गए। ये इतनी बड़ी हार थी कि 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। ये भारत में फ्रांसीसी उम्मीदों के लिए जानलेवा झटका था। अंतिम टकराव 1756 में एक नए युद्ध के साथ शुरू हुआ, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। इस बीच अंग्रेज बंगाल के बेशुमार खजाने पर कब्जा कर चुके थे, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। और इसी बढ़ी हुई ताकत के साथ 1760 में वॉन्डी वॉश की निर्णायक लड़ाई में अंग्रेज जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह कुचल दिया। 3 साल बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसने फ्रांसीसियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो संधि में क्या था? उन्हें भारत में अपनी फैक्ट्रियां तो वापस मिल गई, लेकिन इस शर्त पर कि वे ना तो उनकी किलेबंदी कर सकते थे और ना ही वहां सेना रख सकते थे। बस खेल खत्म। भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। अब मैदान में सिर्फ एक ही यूरोपीय ताकत बची थी, अंग्रेज। तो इस पूरी कहानी से, इस 100 साल के लंबे संघर्ष से अंग्रेजों ने भारत को लेकर क्या सीखा? वो कौन से सबक थे जो उनके आने वाले साम्राज्य की नींव बने? बिपिन चंद्र की किताब के मुताबिक उन्होंने 3 बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सबक सीखे। पहला, उन्होंने देखा कि भारत में उस वक्त राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना नहीं थी। राजा और नवाब अपने छोटे छोटे फायदों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और किसी भी बाहरी ताकत से हाथ मिलाने को तैयार थे। अंग्रेजों ने समझा कि इस आपसी फूट का फायदा उठाकर वे अपनी राजनीति चमका सकते हैं। और दूसरा सबक?
उनकी सैन्य जीत से जुड़ा था। हाँ, दूसरा सबक वही था जो सेंट थॉम की लड़ाई में सीखा गया था कि पश्चिमी तरीके से ट्रेनिंग पाए और आधुनिक बंदूकों और तोपों से लैस मुट्ठी भर सैनिक हजारों की संख्या वाली पारंपरिक भारतीय सेना पर भारी पड़ सकते हैं। और तीसरा सबक शायद सबसे डरावना और सबसे अहम था। लड़ाके साबित होते हैं, और चूंकि उनमें भी उस वक्त राष्ट्रीय भावना की कमी थी, इसलिए अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे इन्हीं भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल करके बाकी भारत को जीत सकते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ। अपने ही देश को गुलाम बनाने के लिए। यही 3 सबक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का ब्लूप्रिंट बने। तो हमने मसालों की एक मामूली सी चाहत से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य की दहलीज तक का सफर देखा। ये कहानी है कि कैसे व्यापार की शक्ल में आई महत्वाकांक्षा ने सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके भारत के मुकद्दर को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। किताब में जिक्र आता है कि कैसे अफ्रीका में दास व्यापार से कमाए गए मुनाफे और बाद में भारत से लूटे गए धन ने यूरोप की औद्योगिक क्रांति को पैसा दिया। ये औपनिवेशिक शोषण और यूरोपीय आर्थिक तरक्की के बीच एक गहरा लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला रिश्ता है। अगर हम इस कनेक्शन को कहानी के साइड नोट की तरह नहीं बल्कि कहानी का केंद्र माने, तो क्या यूरोप की तरक्की और एशिया के पिछड़ेपन की हमारी पूरी समझ ही नहीं बदल जाएगी?